ठीक है नर्सेज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस हू हैज़ डेवलप्ड हेपेटिक एन्केफेलोपैथी व्हिच मेडिकेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर टू रिड्यूस अमोनिया ठीक है? ये तो सबको पता ही है कि हेपेटिक एन्केफेलोपैथी का जो मेन रीज़न है, मेन कल्प्रिट है, वो हमेशा अमोनिया ही होता है इन केस ऑफ लिवर सिरोसिस। तो ये लिवर सिरोसिस के कंडीशन में अमोनिया आता कहाँ से है और ये हेपेटिक एन्केफेलोपैथी कॉज़ कैसे करता है? हम इस पे थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया और NH3 ये प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में वाया 2 मैकेनिज़म्स। फर्स्ट तो है प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म। हम कोई भी प्रोटीन खाते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज़्म होता है हमारी बॉडी में वो क्या होता है प्रोटीन ब्रेक्स इनटू एमिनो एसिड्स एंड देन एमिनो एसिड्स वाया एमाइनेशन प्रोसेस के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट होता है। सेकंड इज़ जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, वो यूरिया एंड प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेसेस से तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। बट अगर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एलिमिनेट भी होता है। तो इसकी नॉर्मल हैंडलिंग अगर हम देखेंगे अमोनिया की कैसे होती है, जो हमारा जो लिवर है वो NH3 को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया में कन्वर्ट करता है। अगर यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनीज़। ठीक है। अभी क्योंकि लीवर ही हमारा यहाँ पर लिवर सिरोसिस में लिवर खराब हो चुका है, तो जो ये अमोनिया है, ये यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से अमोनिया का बिल्डअप हो जाता है हमारी बॉडी में। दैट कैन कॉज़ दैट और ये अमोनिया है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हेपेटिक एन्केफेलोपैथी क्रॉस कर सकता है। अब हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस अगर देखेंगे, तो ये कॉमन ड्रग्स है जो सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट्स को चलते हैं। फर्स्ट इज़ फुरोसेमाइड और लेसिक्स 40 एमजी आईवी। अच्छा, लेसिक्स क्यों हमारे पेशेंट्स को चलते रहता है? एक सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट्स में कॉमन सी कंडीशन होती है दैट इज़ असाइटिस। असाइटिस इज़ फ्लूइड एक्यूमुलेशन और फ्लूइड बिल्डअप इन पेरिटोनियल कैविटी। तो वो असाइटिस को या फिर एक्सेसिव फ्लूइड को मैनेज करने के लिए ये डाययूरेटिक्स लेसिक्स इज़ अ डाययूरेटिक और स्पेसिफिकली कहूँ तो लूप डाययूरेटिक है। लूप डाययूरेटिक क्लास का ड्रग है। इट एलिमिनेट्स एक्सेसिव वाटर और एक्सेस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये लेसिक्स एक बहुत कॉमन ड्रग है जो सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट्स को चलता है। बट इसका कोई भी रोल नहीं है अमोनिया को रिड्यूस करने में। देन सेकंड इज़ विटामिन के 10 एमजी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सो विटामिन के क्यों लगते हैं पेशेंट्स को सिरोसिस ऑफ लिवर और एनी लिवर कंडीशंस वाले पेशेंट को? क्योंकि लिवर में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। आपको पता होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं लिवर में, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं, आई थिंक 1 टू 12 रहते हैं। सो अगर हमारा लिवर ही खराब है तो लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स कैन कॉज़ कोएगुलोपैथी। तो इस पैथीज़ को काउंटर करने के लिए विटामिन के इंजेक्शन चलता रहता है। तो बट इसका भी कोई रोल नहीं है अमोनिया लेवल्स को रिड्यूस करने में। So this is also an incorrect answer. Third is propranolol. So propranolol 20 mg oral twice daily. तो प्रोपेनोलॉल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं बीटा ब्लॉकर्स उस क्लास का ड्रग है प्रोपेनोलॉल और ये यहाँ पर क्यों चलता रहता है? क्योंकि सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट्स को हाइपरटेंशन या स्पेसिफिकली कहूँ तो पोर्टल हाइपरटेंशन ये कंडीशन होती है। सो पोर्टल हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए प्रोपेनोलॉल चलता है। सो इट लोअर्स द पोर्टल हाइपरटेंशन बट इसका कोई रोल नहीं है अमोनिया लेवल को रिड्यूस करने में। सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर। एंड फोर्थ इज़ लैक्टुलोज़। लैक्टुलोज़ 30 ml ओरल 3 टाइम्स अ डे। आपने देखा होगा यूजुअली जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट रहते हैं इनको एडवाइस्ड रहता है कि आपको 2 टू 3 टाइम्स या 3 टू 4 टाइम्स स्टूल डेली पास करना है। स्टूल पास 3 टू 4 टाइम्स डेली स्टूल पास करना है। उसके लिए इनको लैक्टुलोज़ का सिरप चलता रहता है दैट इज़ 30 ml बीडी। अ, तो लैक्टुलोज़ यहाँ पर एक लैक्सेटिव भी है और इसका एक दूसरा एक्शन होता है लैक्टुलोज़ आल्सो एसिडिफ़ाइज़ कोलन। मीन्स हमारे कोलन में ये पीएच का लेवल इंक्रीज़ करता है। इस पीएच के लेवल इंक्रीज़ होने से क्या होता है जो अमोनिया है NH3
दैट कन्वर्ट्स टू NH4, ठीक है? और NH3 ये बहुत ही हाइली सॉल्युबल रहता है वाटर ब्लड में, एंड NH4 इज़ लेस सॉल्युबल देन NH3 इन ब्लड। तो अगर सारा जो NH3 जो हमारा कोलन में मैंने जैसे बताया आपको, ये जो गट बैक्टीरिया है जितना भी NH3 बना रहा है, दैट कन्वर्ट्स टू NH4, तो हमारी बॉडी में अमोनिया कम लेवल पे एंटर होगा। तो आवर करेक्ट आंसर इज़ लैक्टुलोज़, दैट इज़ 30 ml ओरल 3 टाइम्स अ डे। ये तो जो लैक्टुलोज़ है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी है हेपेटिक एन्केफेलोपैथी के पेशेंट्स में। कभी अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट इज़ इन हेपेटिक एन्केफेलोपैथी, यू हैव टू गिव 15 टू 30 ml एवरी 2 आवर्स। जब तक पेशेंट 2 टू 3 टाइम्स स्टूल पास नहीं कर लेता, तब तक आपको 2 आवरली, 3 आवरली लैक्टुलोज़ देना होता है। देन यू कैन टेपर डाउन इट टू 3 टाइम्स अ डे और BT और HS। सो आवर करेक्ट आंसर इज़ लैक्टुलोज़ 30 ml ओरल 3 टाइम्स अ डे। नर्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 45 ईयर ओल्ड पेशेंट इज एडमिटेड विद acute pancreatitis, develops severe hypocalcemia. The nurse understands this occur primarily due to which pathophysiological mechanism? तो acute pancreatitis होता क्या है? अपन देख लेते हैं। acute pancreatitis acute pancreatitis के बारे में डिस्कस करने से पहले हम अपने ऑप्शंस देख लें। ए ऑप्शन इज डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, सेकंड इज impaired intestinal absorption of calcium, C is increased renal excretion of calcium, and D is calcium binding to free fatty acids in areas of fat necrosis। ठीक है, तो अक्यूट पैंक्रेटाइटिस में होता क्या है? हमारे जो पैंक्रियास का जो एंजाइम रहता है, स्पेसिफिकली सॉरी एमाइलेज एंड लाइपेज, तो उसमें से जो लाइपेज होता है, ये लीक्स ये लीक हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन ये लीक्स इनटू ड्यू टू इन्फेक्शन लीक्स इनटू ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यूज। ये मैं आपको पैथोफिज़ियोलॉजी बता रहा हूँ पैंक्रेटाइटिस में, क्योंकि यहाँ पर पैथोफिज़ियोलॉजी ही पूछा हुआ है। तो लाइपेज़ ये पैंक्रियाटिक एंजाइम है ड्यू टू इन्फेक्शन इन केस ऑफ acute पैंक्रेटाइटिस लाइपेज़ लीक्स इनटू ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यूज़। अब ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यूज़ में ये जो लाइपेज़ है, ये लाइपेज़ ब्रेक्स डाउन इनटू ब्रेक्स डाउन इनटू फ्री फैटी एसिड्स। ये दोनों जगह पे ब्लड और सराउंडिंग टिश्यूज़ में जब भी लाइपेज़ हमारे लीक होके ब्लड या सराउंडिंग टिश्यू में जाता है, दिस ब्रेक्स डाउन इनटू फ्री फैटी एसिड्स। अब ये फ्री फैटी एसिड्स जो हैं होते हैं, ये दे कंबाइन विद कैल्शियम टू फॉर्म सोप, कैल्शियम सोप। सो दिस इज़ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। मैं हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लाइपेज़ जो कि एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है, इन्फेक्शन के कारण ये लीक हो जाता है हमारे ब्लड और पैंक्रियाज़ के अराउंडिंग, जो सराउंडिंग टिश्यू है, अराउंड जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है वहाँ लीक हो जाता है, और जैसे ही लीक होता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू फ्री फैटी एसिड्स। और ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, ये कैल्शियम के साथ बाइंड होके एक सोप फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन और प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन। जो आप घर में भी सोप्स यूज़ करते हैं, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, सैपोनिफिकेशन। सो हम फिर से अपने ऑप्शंस में आते हैं। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। देखिए, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस में पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर तो कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। एज़ सच कोई भी डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड इज़ इम्पेयर्ड इंटेस्टाइनल एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम। प्राइम प्राइमरी अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे कि एब्ज़ॉर्प्शन ही कैल्शियम का कम हो रहा है, इसलिए हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है। मतलब कैल्शियम का माल अब्ज़ॉर्प्शन डोंट कॉज़ हाइपोकैल्सीमिया। थर्ड इज़ इंक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम आयन्स। अगेन अगेन यही अ, जो स्टेटमेंट है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैल्शियम आयन जो है वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इस वजह से हाइपोकैल्सीमिया
हो सकता है, तो देयर कैन पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में ये नहीं होता है, ठीक है? देन लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम बाइंडिंग टू फ्री फैटी एसिड्स इन एरियाज़ ऑफ फैट नेक्रोसिस। तो जैसे मैंने बताया इस प्रोसेस को ही सैपोनिफिकेशन कहते हैं, तो दिस इज़ राइट आंसर। जो कैल्शियम होता है वो फ्री फ्री फैटी एसिड्स जो कि लाइपेज़ एंजाइम होता है, ब्रेक डाउन होके फ्री फैटी एसिड बनाता है। They combine with calcium to form soap that is called as saponification that leads to hypocalcemia. So हमारा आंसर डी है वो राइट है।